हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रीवियस सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओल्ड पेपर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग लगभग जैसे भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा, या फिर कह सकते हैं कि जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है तो थ्योरी के साथ साथ में हमें प्रैक्टिस सेट भी जरूर करना है। आप पर डे एक प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उससे आपका इवेल्यूशन साथ साथ में हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि कितनी और तैयारी की जरूरत है। ठीक, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो वो पार्ट रहेगा साइकोलॉजी के, जिसमें कि सीटीपी के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि बाइलिंगुअल ये क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी, यानी कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ठीक, तो इसी तरीके से सीक्वेंसली हर एक क्वेश्चन को जितना प्रीवियस ईयर में बनता है और जितना हमें लगेगा कि काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वहां से रिपीट हो सकते हैं या फिर वहां से हेल्प मिल सकती है आपको, तो उसे समझते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और इसी तरीके से 30 क्वेश्चन को आपको कवर अप करना है। अपना पेन पेपर लेकर जरूर बैठे ताकि अपना स्कोर आप मेंटेन कर पाए, और बाद में जरूर यहाँ पर आप उसको ऐड कर पाए कि 30 में से आपके प्रीवियस ईयर आपने सोल्व किया है तो उसमें कितने मार्क्स आपके बने हैं। ठीक है, तो मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक, ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। स्थूल कौशल यानी कि जो स्किल होती है दो टाइप की होती है, अगर देखा जाए ग्रोस स्किल एंड फाइन स्किल। तो ये ग्रोस स्किल से क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा एग्जांपल सेट बैठेगा ग्रोस स्किल के साथ में। तो भाई देखो किसके साथ में जाएगा। एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना, या फिर पेंसिल पकड़ना। ठीक है, बाकी तीन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सभी फाइन स्किल्स के एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप किसी भी बड़ी मांसपेशी का शरीर की बड़ी मांसपेशी का किसी काम में यूज करते हो तो वो ग्रोस स्किल का एग्जांपल है। अगर छोटी छोटी मांसपेशी जिसमें उंगली का यूज हो रहा है, तर्जनी का यूज हो रहा है, तो वो आपकी फाइन स्किल का इस्तेमाल है। ठीक है, बात क्लियर हुई। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आगे मूव करेंगे, सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्या है सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका इजी था। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। आपसे सीधे जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वाला जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो विकासात्मक जो परिवर्तन होते चेंज होते हैं वो किसका परिणाम है। आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, या फिर किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा, या फिर केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, या फिर न तो वंशानुगत या फिर न वातावरणीय कारक। अगर हम बात करें कि एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी पर ही इंडिविजुअली डिपेंड करता है तो नहीं, कंप्लीटली इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है तो बिल्कुल नहीं। ये दोनों का संयोजन होता है। क्या होता है, दोनों का संयोजन होता है, और हम एक को भी इसमें अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और केवल अगर लगा है यानी कि एक ही को मान्यता दी गई है, एक ही को प्रायोरिटी दी गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर मतलब ये जो ऑप्शन है इस तरीके से अगर पूछा गया है तो ये गलत हो जाएंगे। क्लियर हुआ क्वेश्चन। आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है आपसे कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो आया है आपकी हरलोक की, जो हरलोक है उन्होंने अवस्थाओं का वर्णन किया है, उन्होंने बताया है कितनी विकास की अवस्थाएं होती है। ठीक है, सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि 6 अवस्थाएं होती है, लेकिन हरलोक के अकॉर्डिंग यहाँ पर अवस्थाओं को काफी लेंदी बना दिया गया है। ठीक है, बात करें 2 से 6 वर्ष का पीरियड हरलोक के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक, तो शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, या फिर मध्य बचपन, या फिर किशोर अवस्था। तो देखो सबसे पहले आंसर ले लेते हैं। आंसर हो जाएगा इसका प्रारंभिक बचपन। क्यों? क्योंकि जो हरलोक है वो ये मानते हैं कि प्रसव पूर्ण अवस्था है, ठीक है, उसका पीरियड है गर्भाधान से जन्म तक। ठीक, उसके बाद आती है कौन सी अवस्था, शैशवावस्था, जिसका पीरियड है जन्म से 2 सप्ताह तक। उसके बाद आता है बचपन अवस्था, बचपन भी कहेंगे, बचपन अवस्था कहेंगे। ठीक है, तो बचपन अवस्था का जो पीरियड है 2 सप्ताह से, और उन्होंने बताया है कितने तक, 2 साल तक। ठीक है, उसके बाद बचपन अवस्था को भी उन्होंने दो पार्टों में दो उसके पार्ट बनाए हैं, जिसमें पहली अवस्था यानी कि प्रारंभिक अवस्था है 2 से या 3 से 2 से 6 वर्ष। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा प्रारंभिक बचपन अवस्था। तो अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप नोट कर लीजिए। ठीक,
क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि आपको आगे भी हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा बड़ा है और इसमें ये थोड़ी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को देखकर जो साइज होता है आप कई बार डर जाते हो, ऐसा मत किया करो। ये क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, ये सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं, इन पर कमांड करो। तो क्वेश्चन क्या है कि अभिकथन ए, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। ठीक है, यानी कि शहर के बच्चे हैं और उनका जो सोशलाइजेशन का बेस बन गया है, अब क्या बन गया है, टीवी शो बन गया है। ठीक। दूसरा कि इन दिनों परिवार जो कि प्राथमिक स्रोत है सोशलाइजेशन का, और साथी जो कि द्वितीय स्रोत है सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण का, के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनती जा रही है। कहने का मतलब ये है कि देखो दोनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी ए भी सही है और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, तो इस संदर्भ में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक, बात क्लियर हुई ना। तो पहले प्राथमिक स्रोत होता है सामाजिकरण का बच्चे के, वो होता है परिवार, उसका घर परिवार, उसके माता पिता। दूसरा स्रोत होता है जो आस पड़ोस है या फिर विद्यालय है। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ स्रोत की बात हो रही थी, यानी कि मीडिया को बताया जा रहा था कि वो भी एक स्रोत बन गया है आजकल। ठीक, यानी बच्चे जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। 5 क्वेश्चन है कि पियाजे के द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माना जाता है। पियाजे की थ्योरी से एक क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं पियाजे के बारे में, आपने नहीं पढ़ा है तो आप जो है वीडियोस में डली हुई है उसे जरूर वॉच करें, समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, पियाजे के द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान और मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, और 4 है यहाँ पर कि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। अगर हम प्याजे के शब्दों में समझे, प्याजे क्या कहते हैं, प्याजे ये कहते हैं कि शिक्षक एक्टिव होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, बच्चा तो एक्टिव होना ही चाहिए, लेकिन बच्चा एक्टिव है और शिक्षक निष्क्रिय हो गया, इनएक्टिव हो गया, तो बच्चा अपने कह सकते हैं उसका जो अधिगम का लेवल है, जो सीखने का स्तर है, वो कहीं ना कहीं कम रह जाएगा। दूसरी बात, विविध सामग्रियों, क्योंकि टीचर ही ऐसा होता है कि बच्चे के दिमाग को समझकर कि उसको किस समय किस चीज की जरूरत है, तो उसे विविध तरह की सामग्रियां वही उपलब्ध करा सकता है। और मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, नवीन अनुभव यानी कि बच्चा खोजी होता है, वो नन्हा वैज्ञानिक होता है, तो वो खोज के माध्यम से सीखता है, क्योंकि बच्चे अपने ज्ञान के निर्माता खुद होते हैं, जैसा कि यहाँ पर प्याजे मानते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन एकदम सही हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर भी होगा, आप उसे मैच कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन 2 में हमें इसका आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछ रहा है आपसे, देखो क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के हैं, समझने की जरूरत होती है, रटने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको रटा हुआ काम नहीं आएगा। आप थ्योरी में उस चीज को समझो, क्वेश्चन में उसे एनालिसिस करके आप अपना आंसर लेना सीखो। ठीक है, कई बार होता है क्या कि आपने वो क्वेश्चन कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर ट्रिक जान गए, तरीका जान गए कि किस तरीके से हमें आंसर लेना है, तो फिर ले लोगे। तो देखो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे वही तरीका। अगर आपको कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट टाइम आया है आपके सामने, तो किस तरीके से आंसर लेते हैं वो भी मतलब साथ साथ में हम सीखेंगे। देखो 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्तर पर, यानी कि हम जो कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ते हैं, हम उसमें ये देखते हैं कि वो नैतिकता के आधार या फिर नैतिकता के 3 स्तर बताता है। ठीक, ये सॉरी कोहलबर्ग नहीं, मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन है। पियाजे की थ्योरी में उन्होंने चार प्रकार के अवस्थाओं का, विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, वहां से क्वेश्चन है कि किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण यानी कि एनिमिज्म जो गुण होता है बच्चे में, और दृष्टिकोण होता है, और वो मानते हैं कि पेड़ पौधा जो होता है, चलते हुए बादल और लुढ़कते हुए पत्थरों की मनसाएं होती हैं, उनके भी इरादे होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर देखो आप सभी की सभी चीजें जो है निर्जीव है, लेकिन बच्चा सोच रहा है कि वो सजीव है, उनकी भी इच्छाएं, उनकी भी मनसाएं होती है कि बादल का क्या इच्छा होती है कि मतलब वो चले, पेड़ पौधों की इच्छा होती है कि मैं चलूं, और जो पत्थर होते हैं उनकी इच्छा होती है, ये होती होगी वो मैं लुढ़कूं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पियाजे की थ्योरी में हम पढ़ते हैं, तो ये जो गुण होता है बच्चे में, वो दूसरी अवस्था में आता है, जिसे आप कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी स्टेज? प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका पीरियड होता है 7 से 11 वर्ष। यहाँ पर बच्चा कोई तर्क नहीं कर पाता है, यहाँ पर जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर तर्क होता है, लेकिन उसका जो आधार होता है मूर्त चीजें होती है, जिसका पीरियड 11 से 2 से 7, इसका पीरियड हो जाएगा 2 से 7। ठीक है, 2 से 7 वर्ष, और यहाँ पर जो है 7 से 11 वर्ष,
और यहाँ पर ये जो पीरियड हो जाएगा लास्ट वाला 11 से ऊपर, ठीक है, माफी चाहूंगी ये मैंने गलती से लिख दिया, ठीक। तो इस तरीके से पीरियड रहता है। तो ये जो गुण आ जाता है बच्चे में एनिमिज्म यानी कि वो निर्जीव चीजों को सजीव मानता है, तो वो गुण आता है दूसरी अवस्था में, ठीक है। कोई भी कई बार हो जाता है, हम फ्लो में होते हैं तो मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए माफी चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास में भाषा अपना अच्छा खासा रोल निभा रही है। तो ऐसा कौन मानते हैं कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जरूरी है उसके पास में भाषा हो, ताकि वो उसके संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने में हेल्प करे। तो ये जो भाषा और विचार को लेकर जो द्वंद्व चला था, एक तरह का आपस में विचार मतभेद चला था, तो वो पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच में चला था। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था, पियाजे ये कहते थे कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए उसके पास में विचार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पियाजे ने कहा कि वो बच्चा किसी न किसी समाज में तो रहेगा ना, जब रहेगा तो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाई उसके पास में एक भाषा भी होनी चाहिए, ताकि वो क्या सोच रहा है, क्या गलत जानता है, क्या सही जानता है, कैसे पता चलेगा जब तक वो बोलेगा नहीं। तो भाषा को इन्होंने मान्यता दी थी वाइगोत्स्की ने। भाषा, संस्कृति और समाज, इन 3 तत्वों को आधार बताया था। अंतःक्रिया को भी कि समाज में रहने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। अच्छा, इनका जो आपस में एक मतलब द्वंद था, लड़ाई थी, तो भाषा ज्यादा मतलब भाषा बच्चा पहले सीखता है या फिर उसका संज्ञानात्मक उसके पास में विचार पहले आता है। तो देखो, अगर जीन पियाजे की बात करें तो वो ये कहते हैं कि समाज में बच्चा जो होता है ना, उसके पास में पहले विचार आता है, उसके बाद में भाषा आती है। लेकिन वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि नहीं, पहले भाषा जरूरी है, विचार उसके बाद में मतलब पहले विचार और भाषा अलग अलग रूप से स्वतंत्र होते हैं, बाद में आकर ये आपस में मिल जाते हैं। तभी बच्चा थोड़ा जब बड़ा होता है तो छोटेपन में वो बिना सोचे समझे बोलता है, विचार का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जैसे ही बड़ा होता है तो वो अपने भाषा को उपयोग करने के लिए विचारों का सहारा लेता है, वो सोच समझकर बोलता है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और इससे संबंधित थ्योरी भी आपको आप जाकर वॉच करें, इससे संबंधित थ्योरी आपको मिल जाएगी। देखो, क्वेश्चन है वाइगोत्स्की की थ्योरी से ही, यहाँ पर क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। किस प्रकार सीखते हैं? तो प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके, दंड से बचकर, या फिर उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन के द्वारा। तो हम जैसे कि उसकी वाइगोत्स्की की थ्योरी को पढ़ते हैं, तो उसमें ये देखा है हमने कि उन्होंने समाज को बढ़ावा दिया है, उन्होंने अंतःक्रिया, इंटरेक्शन की क्रिया को बढ़ावा दिया है, ठीक है। इंटरेक्शन यानी कि जब हम लोगों से, किसी से भी मिलते हैं, बातचीत करते हैं आपस में, अंतःक्रिया यानी कि वो अपने विचार मुझे शेयर कर रहा है, मैं अपने विचार उसे शेयर कर रही हूँ, जैसे कि एक शिक्षक और एक स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी का संबंध होता है। तो वो इसी तरीके से उसका सोशलाइजेशन में उसका बढ़ावा मिलता है। तो साथियों के साथ बातचीत करके बच्चे जो है जल्दी से सीखते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पूछ रहा है आपसे कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, एक बाल केंद्रित कक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड जो है क्लास है, तो उसमें जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है? वो निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। कैसे निष्क्रिय? बच्चों को कहीं पर भी आप निष्क्रिय देखोगे तो वो कभी भी आंसर नहीं होगा, वो हमेशा नेगेटिव माना जाएगा। निष्क्रिय नकलची के रूप में होते हैं, या फिर ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, या फिर ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने में अग्रसर है, ठीक है। वो एक तरह से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। अगर बाल केंद्रित कक्षा है, बच्चों को प्रायोरिटी दी जा रही है, बच्चों को ध्यान में रखकर जो है पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों को हम ब्लैक बोर्ड पर चीजें उतारने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से क्या बन जाएंगे? नकलची बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? नकलची। तो ना ही नकलची बनाना है, ये हमें एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी है। और बच्चे जो होते हैं निष्क्रिय श्रोता नहीं, जरूरी है उनका सक्रिय रहना। क्या रहना जरूरी है? सक्रिय रहना। वो सक्रिय श्रोता बने, तभी वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, तभी वो डाउट पूछ पाएंगे, तभी हम कहेंगे कि वो कक्षा कैसी है, एक बाल केंद्रित है। हमारा आंसर हो जाएगा कि ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए है। कैसे? ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। बात क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर 9 हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे चलो फटाफट से कवर करेंगे, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी होती है, टाइम का बड़ा रोल होता है, ठीक है। ये अच्छी बात है कि आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन होने जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? ये जो क्वेश्चन है, ये कोहलबर्ग की थ्योरी से नैतिकता का जो वो आधार बताते हैं। कन्वेंशनल
एक होते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, उसके बाद कन्वेंशनल और उसके बाद आती है पोस्ट कन्वेंशनल। तो इस तरीके से उन्होंने 3 अवस्थाओं में नैतिक विकास को जो है बांटा है, और उसके अंतर्गत भी 2-2 सब स्टेज आती है। ये थ्योरी पड़ी हुई है चैनल पर, तो आप जरूर देखें समझने के लिए। तो देखो फर्स्ट यहाँ पर है, आपको मैच करना है कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, क्या इसमें क्या नैतिकता का आधार कानून तय नहीं है, अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है? क्या ये गुण बच्चा समझ जाता है, इस बात को समझ जाता है इस वाली अवस्था में? नहीं समझता। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास क्या होता है? इस स्टेज में बच्चा, ये जो है अभी प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत ये स्टेज आती है, और उसमें क्या होता है कि बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए दूसरों के कह सकते हैं दूसरों के साथ में भला करते हैं, उनका अनुमोदन करने के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें कि एक टीचर कह रहा है कि तुम्हारे पिता ईमानदार है, तुमको भी ईमानदार बनना चाहिए। तो वो ऐसा क्यों कह रही है? तो वो कौन सी अवस्था के लक्षण है, तो वो कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो गुड गर्ल एंड गुड बॉय से संबंधित है, क्योंकि इसमें बच्चे की भावना ये रहती है कि मुझे जो है अपने पिता की तरह अच्छा बनना है, ठीक है? तो ये उसकी नैतिकता का आधार होता है। बाकी इसको समझने के लिए आपको डीपली थ्योरी पढ़नी चाहिए, आप चैनल पर उसे वॉच जरूर करें, ठीक है? चलिए आगे यहाँ पर समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक सेकंड देना मुझे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, ये बुद्धि के सिद्धांत से क्वेश्चन है आपका। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में फिल इन द ब्लैंक्स है। बुद्धि वाले व्यक्ति कौन से व्यक्ति? जो वनस्पतियों को और जीवों की विभिन्न प्रजातियों को की सुंदरता को पहचानते हैं। यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता को पहचानने की बात हो रही है, तो ये जो विशेषता होगी तो वो किस प्रकार की बुद्धि की होगी? स्थानिक की, प्रकृतिवादी की, संगीतमय की, अंतर्व्यक्ति की? तो अगर किसी इंसान को प्रकृति से इतना ज्यादा वो ज्ञान रखता है, तो उसकी बुद्धि कैसी है? प्रकृतिवादी है। कैसी है? प्रकृतिवादी, क्योंकि वो पेड़ पौधों वनस्पतियों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखता है, इंटरेस्ट भी रखता है। इंटरेस्ट है तो सीधी सी बात है उसे जानकारी बिल्कुल होगी, ठीक है? स्थानिक में क्या होता है? स्थानिक में तो ये होता है कि वो भूगोल में उसको मतलब ज्यादा इंटरेस्ट है, और वो जगह जगह का मतलब मैपिंग में वो उसको बहुत ज्यादा क्लियरिटी रहती है कि कौन सा स्थान कहाँ पड़ेगा, या फिर कौन सी सड़क कहाँ जाकर लिंक हो जाएगी। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं। संगीत में किसी को संगीत पसंद है, गाने पसंद है, धुन पसंद है, तो उसकी जो बुद्धि है वो संगीत में है। अंतर्व्यक्तिक में वही होता है कि वो मतलब अच्छा वक्ता होता है, और वो समाज सुधारक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है, जैसे कि नेता लोग होते हैं, वो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है? चलिए यहाँ पर आगे समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछ रहा है आपसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, तो इसके तहत काफी अच्छे अच्छे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन उससे संबंधित जो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जो आपने अभी तक कई बार पढ़ भी लिया होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद की, एक भाषावाद, या फिर पाठ्यक्रम का मानकीकरण, या फिर मूल्यांकन का मानकीकरण? मानकीकरण यानी कि मानक चीजें हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसमें लचीलापन नहीं होता है, ठीक है? वो कठोर होती है, और हमें तो फ्लेक्सिबिलिटी लानी है पाठ्यक्रम में। क्यों? क्योंकि चाइल्ड सेंटर हमें क्लास रखनी है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन रखनी है, ठीक है? तो पाठ्यक्रम के मानकीकरण दोनों कट जाएंगे, और एक भाषा इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जब जब हम समावेशी शिक्षा के आधार को अपनाए हुए हैं, तो उसमें से विभिन्न प्रकार से बोलने वाली भाषाओं का इस्तेमाल करने वाले बच्चे आते हैं, उनकी भाषा एक नहीं हो सकती। तो इसीलिए कह सकते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने फॉलो किया है, उसने अपनाया है किसको? बहुभाषावाद को। यानी कि उनको क्षेत्रीय लोकल भाषा में पढ़ाओ, और बाद में जब वो उसको जब वो मार्किंग ग्रेडिंग वाले स्तर से आगे बढ़ जाए, है ना, तो उसके बाद उनको कह सकते हैं कि मार्किंग वाली जब स्टेज में आ जाए, उसके बाद थोड़ा लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों को तो उनकी क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाना है, और ये आप देखने को आप भी समझते होंगे कि स्कूल में एक तरह के बच्चे तो नहीं आते हैं, तरह तरह की भाषा बोलने वाले बच्चे आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है, यानी कि एक धारणा यानी कि कह सकते हैं कि एक विचार रखती है, या फिर अपना उसकी जो मानसिकता है वो ये है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं, और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं, और उनके अनुसार व्यवहार करती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो लड़कियां पारंपरिक रूप से करती आ रही है, तो टीचर ने भी वही उसकी भी वही धारणा बनी हुई है। और जो काम लड़कों के होते हैं, समाज ने जो बनाए हैं कि ये काम लड़कों के है, बाहर जॉब करना, और
अगर पैसा कमाना है तो लड़का कमाए, खेल कूद की जो बड़ी बड़ी एक्टिविटी होती है, मुश्किल होती है, तो वो लड़के, जोखिम वाले वाले काम लड़के करते हैं। तो इस तरीके की अगर उसकी मानसिकता है तो वो किसको बढ़ावा दे रही है, या फिर ये किसका एग्जाम्पल है, जेंडर पक्षपात का, जेंडर स्थिरता का, जेंडर समता का, या फिर जेंडर समानता का। तो इसने रूढ़िवादिता को बढ़ाया एक तरह से, उसे रूढ़िवादी इसके विचार है, तो सीधी सी बात है ये जेंडर बायस का उदाहरण है कि वो जेंडर बायस कर रही है। ठीक है, बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर है 14। 14 क्या है कि अभी कथन आपको मैच करने हैं, समझने हैं कि क्या इसमें कोई गलत है या फिर दोनों सही है। ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या सही कर रहे हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो हमने समझ लिया है कि ऑप्शन जो ए है कथन, वो उसकी जो आर है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, दोनों एकदम सही है। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर हमें देखना होगा कौन सा होगा। तो ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है किसकी, ए की। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई। इसे थोड़ा सा पोज करके बाद में भी आप अच्छे से समझें कि पूछा क्या है। क्लियर तो हो ही गया होगा। ठीक है, और बड़ा क्वेश्चन होता है उसे देखकर डरना नहीं है, बस उसे एक बार समझने की जरूरत होती है। चलिए आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 15 क्वेश्चन नंबर आ गया है। ठीक, चले। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है, जब हम असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे अच्छे से। अभी ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन को आपको समझने की जरूरत है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के आकलन को नहीं दर्शाती। अगर हम सीखने के आकलन की बात कर रहे हैं तो छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वहां कैसे पहुंचे। ठीक है, दूसरा कि शिक्षक सीखने की सुसाधित करने के लिए रचनात्मक एवं गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। यहाँ पर कौन दे रहे हैं, शिक्षक दे रहे हैं। क्या बच्चा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नहीं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। तुलना भी अपने आप में नेगेटिव ये वर्ड है। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी एवं स्वयं मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर हमें वह स्थिति जहां पर सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है, जो तो वह कौन सी है, वो ये है कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा। सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बच्चे जो प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच क्या हो रही है, लगातार तुलना हो रही है। क्या हो रही है, लगातार तुलना हो रही है। और हमें बच्चों के बीच में कंपैरिजन नहीं करना है, तुलना नहीं करनी है, क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक एवं गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं अच्छी एक्टिविटी उनको करा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया था, उसके लिए माफी चाहूंगी। यही क्वेश्चन थोड़ा मतलब आप उसे समझने की कोशिश करना, कई बार हो जाता है बोर्ड पर खड़े होने के बाद में। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये जो है नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच कंपैरिजन कराया जा रहा है, जो कि एकदम नेगेटिव होता है। हमें तुलना नहीं करनी है बच्चों के बीच में। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो बाकी सभी यहाँ पर पॉजिटिव है, ये बिल्कुल नेगेटिव है, ये मान्य नहीं होता है, और इस वजह से कह सकते हैं कि ये आकलन का सही तरीका नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। समावेशी यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है उसके लिए क्या जरूरी होता है। लचीला शिक्षा शास्त्र हो, अगम्य इमारत हो, या फिर अनम्य मानसिकता हो, या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम हो। तो क्वेश्चन समझने की जरूरत करना, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। देखिए, मानकीकृत पाठ्यक्रम काफी जो होता है स्ट्रिक्ट होता है, टफ होता है। तो हमें तो पाठ्यक्रम को थोड़ा लचीला बनाना है। क्या बनाना है, लचीला बनाना है। अनम्य होगा यानी कि झुकने वाला ही नहीं होगा। उसमें कह सकते हैं कि अगर एनएम में यानी कि किसी को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी बच्चों के लिए, उनकी मानसिकता दृढ़ बनी रहेगी, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एक टीचर की मानसिकता देखी, तो वो भी गलत है। एगम में इमारत, बड़ी इमारत है छोटी इमारत है, उससे कोई मतलब नहीं होता। हमें क्या करना है, हमें अगर समावेशी शिक्षा को अपना लिया हमने, तो हमें अपने शिक्षा शास्त्र को कैसा रखना है, लचीला रखना है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। क्यों, क्योंकि वहां पर हम तरह तरह के बच्चों को देखते हैं और एक तरीका अपनाएंगे, और तो हम मानकीकृत पाठ्यक्रम को फॉलो करेंगे, जो कि नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी बच्चे की प्रोग्रेस में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार, सामाजिक संचार, दिव्यांगता का मतलब है यहाँ पर डिसेबिलिटी,
ठीक है। डिसेबिलिटी तो सामाजिक संचार यानी कि सोशली अगर उसको कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए चुनौतियों का कारण बनती है। अहम केंद्रित स्वालीनता या फिर पठन वैकल्य या फिर गुणज वैकल्य या फिर गतिमान दिव्यांगता। अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन में कब प्रॉब्लम आएगी, अगर बच्चा क्या है आत्म केंद्रित यानी कि स्वालीनता या फिर ऑटिज्म से ग्रसित है। ऑटिज्म का वाला जो बच्चा होता है वो खासकर क्या होता है, उसकी विशेषता कि वो दोस्त कम बनाता है, लोगों से बातचीत कम करता है, मिलना जुलना कम करता है, बाहर निकलना बहुत कम पसंद करता है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं एक समय के बाद में समाज से, दोस्तों से, परिवार से कटने लगते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें ये जो बड़ी एक तरह से मानसिकता होती है जिसे कहेंगे ऑटिज्म। बच्चा अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है, दूसरों के साथ में ज्यादा व्यवहारिक बनना पसंद नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। तो कौन सा सुविधाहीन, जो बच्चे जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो बच्चे वंचित है, जो बच्चे वंचित है, उनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, या फिर कह सकते हैं कि वो समाज एक तरह से उनका जो वो समाज है वो पिछड़े समाज से आए हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उन समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है कौन, कौन करेगा। विविधता का महत्व या फिर गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम या फिर प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र या फिर मानकीकृत परीक्षण। अब क्वेश्चन को समझो, अगर कोई बच्चा ऐसा है, ठीक है, जो ऐसे समाज से आया है, जो पिछड़ा है, जो वंचित रह गया है अच्छी अच्छी एजुकेशन से, अच्छे अच्छे बातों से, शिक्षा के जितने भी कह सकते हैं कि सुविधा होती है उनसे वंचित है, तो ऐसे बच्चों को कौन अपनाता है, उनमें कौन मदद करता है। तो विविधता, जो कि हमारी समावेशी शिक्षा है, जो विविधता को अपनाए हुए है, जो कि विविधता का उत्साह भी मनाती है, तो विविधता का महत्व यहाँ पर शामिल उनको शामिल करने में मदद करता है। ठीक है, ये जो कह सकते हैं कि आधार है या मूल मंत्र है किसका, समावेशी शिक्षा का। ठीक है, किसका, समावेशी शिक्षा का। उसकी विशेषता है, उसकी ये विशेषता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, सामग्री को कई तरीके से, कितने, कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान निम्नलिखित में से किसके या किन के समावेशन में मदद मिलेगी। अगर एक टीचर अलग अलग तरीके प्रस्तुत कर रही है बच्चों के सामने सिखाने के, तो उसको किस में मदद मिलेगी, किस में मदद मिलेगी। श्रवण बाधित छात्रों को, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, या फिर अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्रों के लिए, या फिर गतिमान दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो कोई हो सकता है कि एक तरीका जिससे कि श्रवण बाधित बच्चे उससे सीख ले, ठीक है, दृष्टि बाधित बच्चे भी उससे सीख लेंगे। अगर तरीके नए नए हैं तो अधिगम यानी कि डिसलेक्सिया वाले बच्चे भी उससे उसको हेल्प मिलेगी। और अगर बच्चा गतिमान दिव्यांगता वाला है, गतिमान दिव्यांगता का मतलब लोकोमोटर जो एक्टिविटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में होता क्या कि बच्चों को हाथ पैर का मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इससे तो क्या होगा कि सभी तरीके के बच्चों को हेल्प मिलेगी। बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछ रहा है आपसे, थोड़ा सा ये ऑप्शन पर आ जाता है, इसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युगम है। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है कि जितने भी यहाँ पर विकल्प दिए हैं तो उसमें आपको दिव्यांगता यानी कि डिसेबिलिटी को मैच करना है। ठीक है, मैच करना है कि किसके साथ में सही मैच हुआ है, तो उसमें से एक सही युग्म आपको ढूंढना है। तो गुणज वैकल्य है अगर, तो बच्चे को क्या है कि कैलकुलेटर का प्रावधान कराओ। अगर पठन वैकल्य है तो लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपो, या फिर श्रवण दोष है तो ऑडियो टेप दो, दृश्य हानि तो उसको चित्रों वाली पुस्तक दो। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, अगर किसी को दृश्य हानि है तो हम उसे चित्र थोड़े ना, वो तो देख ही नहीं पा रहा चित्रों को, तो क्या ही फायदा है, तो हम उसे पढ़ाएंगे ब्रेल लिपि से। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। श्रवण दोष, अगर किसी को सुनाई नहीं देता है तो उसको ऑडियो टेप किस लिए देंगे, उसको तो वीडियो टेप देंगे। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। पठन वैकल्य, ये लंबे लंबे लिखने से संबंधित नहीं होता है, ये तो पढ़ने से संबंधित होता है। वाज को वो सा पढ़ता है, सा को वो वाज पढ़ता है। ठीक है, तो ये पठन वैकल्य वाला भी गलत हो जाएगा। तो गुणज वैकल्य यानी कि अगर किसी बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम है तो उसको कैलकुलेटर का प्रावधान कराया जाए, जिससे कि उसका ये डिसेबिलिटी ठीक हो जाए। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से हमें बड़े बारीकी से ध्यान से मैच करना होता है, तभी हमारा आंसर आ पाता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 की, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। अगर हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रारंभिक कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा तरीका बेहतर है। तो बिना समझे नकल करना,
करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना या फिर रटकर याद करना। अगर हम बच्चों को इस तरीके से पढ़ा रहे, अधिगम करा रहे हैं जिसमें उन्हें रटकर याद करना पड़े, तो ऐसा हमें नहीं कराना है। निष्क्रिय रूप, उनको इनएक्टिव नहीं रखना है, उनको तो क्या करना है, एक्टिव रखना है। और बिना समझे नकल को अगर कहीं पर आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है तो वो नेगेटिव है। हमें बच्चों को नकलची थोड़ी ना बनाना है, हमें तो बच्चों को करके सीखने पर उसके करके सीखने के मौके देने हैं, ताकि बच्चा अच्छे अच्छे तरीके से नए ढंग से चीजों को सीखे, उसमें सृजनात्मकता का विकास हो, ठीक है, और वो नए ढंग से चीजों को डील करना सीखे। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको मैच करना है, अभी खत्म है। क्वेश्चन को देखकर डर मत जाया करो, अगर डर जाओगे तो फिर एग्जाम में कैसे करोगे। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है काफी इजी हो सकता है अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में, अधिगम के लिए यानी कि कुछ सीखने के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों, सामाजिक यानी कि जो वहां पर कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, सोशल कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल में, तो सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है, ठीक है। दूसरा कि अधिगम क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। भाई अधिगम जो होता है, अधिगम मतलब कुछ सीखना, लर्निंग करना, तो क्या अपने आप से अकेले से सीख लोगे, कुछ आप जो है टेक्निकली चीजों से जो जितनी भी होती है उनसे सीखते हो, अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे सीखते हो, आस पड़ोस से सीखते हो, स्कूल में भी अलग जो वातावरण में आपको मिलता है वहां से भी चीजें सीखते हो। तो वो एक सोशल प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसीलिए दोनों कथन सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है किसकी, ए की। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से हमें आंसर लेना आप सीख लिया करो, ठीक है। आगे मूव करेंगे, आगे समझेंगे अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, ये बार बार पेन चला जाता है अभी। क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर कितना है, 23 है, ठीक है। 23 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए, जितनी भी गतिविधियां हैं उनको सार्थक यानी कि मीनिंगफुल बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अगर वो कुछ पढ़ा रही है तो उससे जरूरी ये भी तो है कि बच्चे कुछ सीखे। ऐसा नहीं कि आई और कुछ भी पढ़ाकर चली गई, बच्चों ने कुछ सीखा नहीं, तो वो अधिगम सार्थक नहीं माना जाएगा, उसको मीनिंगफुल होना जरूरी है। तो उन्हें असंबंधित, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, असंबंधित खंडों में विभाजित करना, या फिर उनके बारे में स्पष्ट निर्देश देना, या फिर उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, या फिर उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें जो भी चीज पढ़ानी है रिलेवेंट पढ़ानी है, सार्थक पढ़ानी है। अगर हम असंबंधित पढ़ा देंगे तो भी गलत, अगर हम अस्पष्ट रखेंगे चीजों को तो भी बच्चा नहीं समझ पाएगा, अगर हम संदर्भहीन यानी कि जो जो एग्जाम में नहीं आएगा, जो कहीं भी जिंदगी में आपको हेल्प नहीं करेगा, जिससे आपको रोजगार भी नहीं मिलेगा, इस तरीके के आप पढ़ाएंगे, तो ना तो बच्चे को समझ में आएगा, ना ही उसे कुछ लाभ होगा, ना ही उसे जो है वो सार्थक माना जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट यहाँ पर मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती। सकारात्मक योगदान देने वाली यहाँ पर 3 है, कौन सी है आपको वो पहचानना है जो योगदान नहीं देती। किसमें, शैक्षणिक पद्धतियां यहाँ पर आपको दी गई है, तो वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हेल्प नहीं करती। तो वो ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है। तो आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्यों में अनुकूलन, ठीक है, बिल्कुल सही बात। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, ठीक है। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, या फिर परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां। तो आप समझ गए ना, तो आप ये समझ गए कि आवश्यकता के अनुसार उन्हें पाठ्यचर्या बढ़ाएंगे तो सही जाएगा, एकदम सही है। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा होगी, वो खुद एक्सपीरियंस करे। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार ऐड होना चाहिए, नई नई बातें सीखे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परीक्षा केंद्रित, जो कि हमारा आंसर है परीक्षा केंद्रित कठोर, अगर कठोर शिक्षण रणनीति अपनाओगे तो वो कभी भी सकारात्मक नहीं नकारात्मक माना जाएगा। क्या माना जाएगा, नकारात्मक माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, अगर आपने लास्ट टाइम एग्जाम दिया है, आप कहीं पर किसी आपके नंबर कम बने हैं, तो ये भी देखना कि आपने गलतियां कहाँ की थी। इस बार थोड़ा सा अच्छा आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी चूक कहाँ पर थी। अभी कथम जो है, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को, जो भी वो कंटेंट पढ़ाता है, जो भी वो विषय वस्तु पढ़ाता है, तो विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों के साथ में जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात का है, जो भी एग्जाम्पल लो दैनिक जीवन से लो, ताकि बच्चा अच्छे से समझे। दूसरा कि क्यों, क्योंकि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, जैसे कि पियाजे भी मानते हैं कि बच्चे पहले से ही उनके वो तैयार होते हैं कुछ सीखने के लिए, तो वो महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि बच्चे अपने निजी जीवन से संबंधित चीजों को लेकर आते हैं, तो वो अगर उनसे एक ही दैनिक जीवन से संबंधित हम एग्जाम्पल रखेंगे और तरीका वही रखेंगे तो उन्हें जल्द आसानी से समझ में आएगा। तो इस वजह से कह सकते हैं कि दोनों ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर से ही व्याख्या कर रहा है किसकी, ए की। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। यानी कि वो कौन सा तरीका है जिसमें कि बच्चे स्वयं मूल्यांकन कर पाते हैं कि मैं कितने पानी में हूं, जैसे अभी आप भी कर रहे हैं। ठीक है, स्वयं मूल्यांकन ही तो कर रहे हैं। दूसरा कि उनकी समझ कितनी है, किसी बात को वो कितना समझ पा रहे हैं, जांच करने में मदद करेगा कौन, विस्मरण, अनुकृति, अधिसंज्ञान या फिर रटकर याद करना। ठीक है, रटकर याद करना बिल्कुल नेगेटिव माना जाएगा, विस्मरण भूल ही जाएंगे तो वो जांच क्या कर पाएंगे। अनुकृति यानी कि इमिटेशन आई थिंक होना चाहिए, इसका इमिटेशन नहीं करना होता है किसी चीज को, हमें क्या करना होता है कि समझना होता है, चिंतन करना होता है उसमें। जैसे कि अधिसंज्ञान है, 3 इसमें लेवल आते हैं, इस तरह आते हैं, जैसे कि फ्रोबेल अपनी थ्योरी में बताते भी है कि बच्चे के पास में स्मृति होनी चाहिए, बच्चे के पास में चिंतन होना चाहिए, और बच्चे के पास में अधिसंज्ञान होना चाहिए, जिसे कहा गया मेटाकोग्निशन। ठीक है, अधिसंज्ञान यानी कि मेटाकोग्निशन। ठीक, तो ये कंप्लीटली जो 3 वर्ड है, 3 यहाँ पर स्तर है या फिर 3 तत्व है, तीनों मिलकर बनाते हैं कौन सा, अधिसंज्ञान। वो कहलाता है अधिसंज्ञान, जिसकी जो कॉन्सेप्ट दिया है किसने, फ्रोबेल ने। किसने दिया है, फ्रोबेल ने दिया है। ये क्लियरली नहीं लिख पा रहा है, इसके लिए माफी चाहेंगे। फ्रोबेल आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, पूछ रहा है कि बच्चों में भ्रांतियां होना, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है। बच्चों में जो कंफ्यूजन होते हैं, बच्चों में जो मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, उनको कोई भी कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में नहीं आता है, तो क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, तो ये बात कैसी है, वो दुर्लभ, ये ऐसा मान्य है या फिर अप्रारूपिक है या फिर प्राकृतिक है या फिर दुर्लभ है। ठीक है, तो वो बिल्कुल प्राकृतिक है, नेचुरली ऐसा होता है। जब भी कोई भी किसी चीज को सीखता है, जैसे थोंडाइक भी बोलते हैं, तो वो प्रयास अगर करता है तो वो त्रुटि भी साथ साथ में करता है, नेचुरल माना जाता है ना। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर नेक्स्ट, पूछ रहा है आपसे 28 क्वेश्चन कि एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, तो वह क्या, उससे क्या उम्मीद आप लगा सकते हो, उससे क्या ये उम्मीद लगाओगे कि वो सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, या फिर महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा कि मुझे महारत हासिल करनी है, या फिर प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा कि कोई अच्छा प्रदर्शन मुझे करना है, या फिर शैक्षणिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। तो सीधी सी बात है, अगर कोई बच्चा अधिगम में असहायता यानी कि हेल्पलेस अपने आप को महसूस कर रहा है, तो वो क्या होगा, शैक्षणिक जितनी भी एक्टिविटी होगी उनमें वो अपने आप को पीछे रखेगा, और इस तरीके से वो अलग बना रहेगा, उसमें एक अलगाव हो जाएगा, वो एक तरह से कटता चला जाएगा शैक्षणिक जितने भी एक्टिविटी स्कूल में होती है। ठीक, तो इस तरह की बच्चे की जो विशेषता होती है वो ये होती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29 क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा यानी कि जो इनर मोटिवेशन होता है उसका उदाहरण है। तो कौन सा ऐसा है यहाँ पर, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, क्या ये आंतरिक प्रेरणा का एग्जाम्पल है, या फिर नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, या फिर पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, या फिर माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। तो देखो यहाँ पर जितने भी, अगर हम इन 3 ऑप्शन की बात करें तो इनमें बाहरी मोटिवेशन मिल रहा है, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन ये जो है रुचि, जब हम खुद की रुचि से, खुद के इंटरेस्ट से कोई काम सीखते हैं तो वो आंतरिक प्रेरणा मानी जाती है। अगर बाह्य, अगर इनाम को टारगेट रख के, पुरस्कार को टारगेट रख के, प्रशंसा को टारगेट रख के आप कोई काम करोगे तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल है, यानी बाह्य अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। यहाँ पर था 29 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है काफी यहाँ पर मैं एक बार तो मैं सोच रही थी कि आपको एज ए होमवर्क दूं, ठीक है, लेकिन फिर भी पूरा कंप्लीट मुझे कराना ही है तो मैं यहाँ पर आंसर ले लेती हूँ। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। तो वह जब लर्निंग होती है तो एस्पेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, तो उसमें ये पूछ रहा है आपसे कि जो पर्यावरणीय कारक है वो आपको पहचानना है। ठीक है, रवैया, प्रेरणा, व्यक्तित्व लक्षण या फिर विद्यालय। अगर हम बात करें जो बच्चा सीखता है, अधिगम करता है, तो वो आनुवंशिकता पर भी निर्भर होता है और वो पर्यावरण पर भी निर्भर होता है। तो वो कौन सा कारक है जो पर्यावरणीय कारक है, तो वो कौन सा है, ये है स्कूल यानी कि विद्यालय आपका, जो एक तरह से बाह्य हो गया, और जिसे कहेंगे हम वातावरणीय यानी कि पर्यावरणीय कारक। अगर हम इनकी बात करें तो रवैया आपका हेरिडिटी पर डिपेंड करता है, आपके मोटिवेशन, प्रेरणा हेरिडिटी से संबंधित है। व्यक्तित्व लक्षण आपके कैसे है वो भी आपकी हेरिडिटी ही डिसाइड करती है।
तो ये तो हो गए आपके हेरिडिटी से संबंधित, लेकिन यहाँ पर बाह्य कारक यानी कि पर्यावरणीय कारक पूछा तो वो विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चनों को डिस्कस किया, तो उम्मीद करती हूँ आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर कुछ लिंक दिए गए हैं, आपको फॉलो करना है और कर लेना है। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इस लिंक को अभी आप स्कैन कर ले, स्कैन कोड है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, तो अपना स्कोर आपने जरूर, मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेंटेन किया होगा, तो उसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए लेना चाहूंगी आपसे विदा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। इसी के साथ में थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।